ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमने कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक मेटल रिलेटेड फैक्टर, सेकेंड वन इज लिगेंड रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, अब मेटल रिलेटेड फैक्टर को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था कि साइज ऑफ मेटल एटम, चार्ज ऑफ मेटल एटम, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल एटम। सिमिलरली लिगेंड रिलेटेड फैक्टर को भी हमने डिवाइड किया था, चार्ज एंड साइज ऑफ मेटल एटम। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारा बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी ऑफ मेटल, हमारी लिगेंड, और चिलेट इफेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ठीक है, और क्या था? नंबर ऑफ चिलेट रिंग, नंबर ऑफ चिलेट। तो ये फैक्टर से जो है हमारा जो है डिपेंड करता है, जिसमें हमने कल मेटल रिलेटेड फैक्टर में साइज का जो फैक्टर है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे फर्दर जो इसके हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप सो आपने कल का लेक्चर जो है देख लिया होगा। जिसमें नहीं देखा है प्लीज फर्स्टली गो थ्रू फ्रॉम दैट लेक्चर, आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस लेक्चर। ओके, पहले उस लेक्चर से गो थ्रू हो जाइए, फिर आप इस लेक्चर को क्या है देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर हमने कर लिया था, तो मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट फैक्टर क्या था हमारा? चार्ज ऑन मेटल एटम। तो हमने क्या कहा था कि हायर विल बी द चार्ज ऑन मेटल एटम, हायर इज द चार्ज ऑन मेटल एटम, तो क्या होगा? जितना हायर चार्ज होगा मेटल एटम पे हमारा, उतना ही ज्यादा हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये हमने बात की थी। आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव के हमने कंपैरिजन भी किया था। हमने कहा था आयरन 3 पॉजिटिव के केस में जो बीटा की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द आयरन 2 पॉजिटिव। ठीक है, हो जाएगा ये आपका फर्स्ट पॉइंट। एक और टर्म में हमने डिफाइन किया था, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। जो चार्ज डेंसिटी रहती है हमारी, वो किसके इक्वल रहती है? चार्ज अपॉन साइज के इक्वल। ठीक है, तो हायर इज द चार्ज ऑन मेटल एटम, हायर विल बी द चार्ज डेंसिटी, और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी हमारी, उतना ही हमारा क्या है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। तो ये हमारा जो है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो है हम क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ मेटल एटम। क्या है हमारा सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को? सेकंड वन इज साइज ऑफ मेटल एटम। ठीक है, तो जितना अभी हमने क्या कहा कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है हमारा चार्ज अपॉन साइज। और अभी मैंने कहा कि जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी और साइज क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से स्मॉलर इज द साइज ऑफ मेटल एटम, हायर विल बी द चार्ज डेंसिटी, एंड हायर इज द चार्ज डेंसिटी, स्टेबल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। जितना छोटा साइज होगा मेटल एटम का, उतनी ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, और हायर इज द चार्ज डेंसिटी, स्टेबल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। तो मतलब जितना छोटा साइज मेटल एटम का, उतना ही ज्यादा हमारे पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, दैट मीन्स साइज इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज, और साइज डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, आगे बात समझ इतनी। तो साइज के अगर हम 3D मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, किसकी? 3D मेटल एटम की। क्या बोला मैंने? अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में साइज की। ठीक है, क्या बोला मैंने? 3D सीरीज की +2 ऑक्सीडेशन में अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ
कहाँ तक जाएंगे, जिंक तक जाएंगे। कौन सा हमारा मेटल एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो उसका एक ऑर्डर दिया, किसने दिया, इरविंग विलियम ने दिया। किसने, इरविंग विलियम ने दिया, जिसको हम जनरली बोलते हैं इरविंग विलियम सीरीज। क्या बोलते हैं, इरविंग विलियम सीरीज। ठीक है, जो क्या बताती है कि कौन सा 3D सीरीज का मेटल एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, जनरली जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं 3D सीरीज में तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो इरविंग ने इसी बेसिस पे क्या है अपनी एक सीरीज दी, जो किसके लिए थी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी 3D सीरीज की। भाई कौन सा हमारा जो मेटल एटम है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और वो सीरीज कुछ इस तरह से है, स्कैंडियम, मैग्नीज, आयरन, फिर कोबाल्ट स्टेबल करेगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये हमारी सीरीज इरविंग विलियम ने दी थी स्टेबिलिटी पे। कौन सा जो हमारा आयन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखो कि मैग्नीज, आयरन नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, आयरन, कोबाल्ट सही है, निकल भी ठीक है, लेकिन कॉपर तक आकर कॉपर की जो हमारी जो स्टेबिलिटी है कॉपर के कॉम्प्लेक्स की, वो जिंक से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि जो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, हायर स्टेबल हो जाता है। क्या है, हायर स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन क्या है, अचीव कर लेता है। और वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जितने भी हमारे कॉपर के कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या है, हायर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, क्या हो जाती है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो जाती है, और जिसकी वजह से इनकी कॉम्प्लेक्स की ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं कि इनके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या है, जिंक से भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप आपको इरविंग विलियम सीरीज का जो ऑर्डर है वो समझ आया होगा कि हम पहले लेफ्ट से राइट स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कॉपर की क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी जिंक से, लेकिन यहाँ क्या है, कॉपर की ज़्यादा है ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर मैं जो है 3D सीरीज के साथ, और अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारे रहते हैं, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, इनके साथ कंपैरिजन करूँ किसका, स्टेबिलिटी का, तो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और देन हमारा क्या ऑर्डर रहेगा यहाँ पर, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ साथ में 3D सीरीज, क्योंकि हमारी 3D सीरीज के एलिमेंट है और ये हमारे क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, तो अगर इनकी बात करूँ तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा क्या रहता है, ये रहता है। ऐसा क्यों हुआ, आगे और भी लिख लीजिए, चाहे आप निकल, कॉपर, जिंक भी लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ क्या हो रहा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की हम पहले बात करते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये क्या है, हमारी ऐसी सीरीज जाती है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं एल्कलाइन में, साइज क्या है, बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ता है तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए बेरियम के जो आयन होंगे हमारे, उनकी क्या है, कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रोंशियम, एज कम्पेयर टू कैल्शियम एंड एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। दैट मीन्स अगर मैं इन चारों एलिमेंट्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन फॉर्म करता है, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, और यहाँ रीजन क्या रहेगा हमारा, अगर मैं एल्कलाइन मेटल की बात करूँ, कि ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ठीक है, जनरली क्या होता है, मैग्नीशियम, बेरियम से मैग्नीशियम जाते हुए साइज क्या रहता है, डिक्रीज रहता है, और साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इनके इंक्रीज होती है। दैट मीन्स मैग्नीशियम का
का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम का। ठीक है, ये तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात हो गई। लेकिन अगर आप 3D सीरीज की बात करें तो यहाँ दो फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर? साइज का तो फैक्टर है ही है, ठीक है, साइज क्या हो रहा है जब हम जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, प्लस और क्या हो जाती है, हमने देखा ना अभी हमने जो पिछला चैप्टर किया है, हमने क्या देखा, जनरली 3D सीरीज के केस में या जनरली मैं कहूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जो 5D ऑर्बिटल है वो जनरली स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद क्या है, वो स्टेबलाइजेशन उनकी ज़्यादा हो जाती है, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन द टर्म ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो दैट मीन्स जब हम 3D सीरीज की बात करते हैं एज कम्पेयर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अल्कलाइन में तो ओनली कौन मेजर रोल प्ले कर रहा है, दैट इज डिक्रीज इन साइज। लेकिन 3D सीरीज के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा, वो साइज तो है ही है, लेकिन साथ में यहाँ क्या हो जाती है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हमारे जो कॉम्प्लेक्स है जब हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ क्या फैक्टर आ गए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि पहले वाली जो हमने सीरीज की थी दैट इज इरविंग विलियम सीरीज। नाम याद रखिएगा, नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इरविंग विलियम सीरीज क्या है, ऑर्डर लिख के दिखाइए, और जिसमें जो कॉपर की जो एक्सेप्शन है वो क्यों है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन, वो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन को अचीव कर लेता है। और अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर ये रीजन बताना है कि एल्कलाइन में तो क्या है, सिर्फ साइज डिक्रीज की वजह से स्टेबिलिटी है, लेकिन जब हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो वह साइज का फैक्टर तो है ही है, प्लस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइज का फैक्टर आई थिंक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेटल आयन की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मेटल एटम है हमारे, क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमने मेटल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लास ए मेटल एंड सेकंड वन इज क्लास बी मेटल्स। ठीक है, क्लास ए के अंदर हमारे जनरली वो मेटल्स आते हैं जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, लाइक एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और कौन आ जाएंगे, वो 3D सीरीज के एलिमेंट जिनके पास क्या है, फ्यू डी इलेक्ट्रॉन है, फ्यू डी इलेक्ट्रॉन, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनीडियम, इनके कॉम्प्लेक्स भी क्या है हमारी क्लास ए मेटल्स के अंदर आ जाते हैं। सेकंड ऑन दी अंदर अगर मैं क्लास बी मेटल्स की बात करूं तो क्लास बी मेटल्स जो रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, क्लास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है क्लास बी मेटल्स का, वो जनरली क्लास ए मेटल से क्या रहता है, लेस देन रहता है। ठीक है, और जनरली इसके अंदर कैसे मेटल्स हमारे इंक्लूड होते हैं, हैवी मेटल्स जो हमारे रहते हैं, हैवी मेटल्स लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, मर्करी, कैडमियम, जिंक। ठीक है, ये सारे हमारे क्या रहते हैं, ऑस्मियम। ठीक है, ये हमारे जनरली क्या रहते हैं, सारे के सारे हैवी एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे मेटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लास ए मेटल, क्लास बी मेटल। ठीक है, क्लास ए मेटल में हमारे जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के मेटल्स हैं वो आ गए, एल्कली, एल्कलाइन। ठीक है, या फिर वो आगे जिनके पास क्या है, वेरी फ्यू क्या है, डी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्लास बी में कौन हमारे आते हैं, वो मेटल्स, ठीक है, जो क्या है हमारे जनरली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो हमारे क्लास बी मेटल के अंदर आ जाते हैं। अब जितने भी क्लास ए के मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं वो स्मॉल एटम, स्मॉल जो है लिगेंड के साथ फॉर्म करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, लेकिन क्लास बी मेटल की अगर मैं बात करूं तो क्लास बी के मेटल्स क्या है, हैवी थोड़े लिगेंड के साथ क्या करती है, बॉन्ड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या करती है, फॉर्म करती है, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, तो ये जैसे और हमारे पास क्या हो सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, आयोडीन, ब्रोमीन। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स के साथ क्या है हमारे क्लास, ये सारे जो लिगेंड है इनके साथ हमारे क्लास बी मेटल्स क्या है, ज़्यादा स्टेबल
वो क्या है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं और इनके पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं लार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इजीली सिग्मा बॉन्ड तो फॉर्म हो ही सकता है, प्लस पाई बॉन्ड की भी फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या है, क्लास बी के मेटल्स क्या हैं, इन कंपाउंड्स के साथ, इन लिगेंड के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों फैक्टर खत्म हुए मेटल रिलेटेड फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगेंड रिलेटेड फैक्टर की। क्या है हमारा नेक्स्ट, लीगेंड रिलेटेड फैक्टर्स, जिसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है हमारा दैट इज चार्ज ऑन लिगेंड। ये साइज ऑफ लिगेंड की हम पहले बात करेंगे, साइज ऑफ लिगेंड। तो जितना स्मॉल साइज होगा हमारे लिगेंड का, स्मॉलर इज द साइज ऑफ लिगेंड। ये एक तरह से आपके शॉर्ट नोट्स ही प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने नोट्स भी क्या है प्रिपेयर कर सकते हैं। स्मॉलर इज द साइज ऑफ लिगेंड, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जितना छोटा साइज होगा लिगेंड का, उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फॉर्म होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा लिगेंड का, उतना ही इजीली वो क्या है अप्रोच कर सकेगा मेटल एटम को, और जितना इजीली अप्रोच कर सकेगा मेटल एटम को, वो क्या है उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर मैं स्टेबल साइज की बात करूँ एक क्लास ए मेटल के लिए, क्लास बी मेटल के लिए, ठीक है, तो दोनों के लिए साइज की जो लिगेंड की प्रेफरेंस है वो अलग अलग रहेगी। क्लास ए मेटल क्या है, स्मॉलर जो हमारे लिगेंड है, स्मॉलर लिगेंड के साथ क्या है स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है, लाइक ऑक्साइड आयन, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्लास बी मेटल्स हैं, ठीक है, वो जनरली ऐसे हमारे मेटल ऐसे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे जिनका साइज क्या हो, लार्ज हो, ठीक है। उनके साथ क्या होते हैं हमारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो क्लास ए मेटल और क्लास बी मेटल के केस में लाइक सल्फाइड आयन हो गया क्लास बी के केस में, तो क्लास ए मेटल स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है स्मॉलर ऑक्साइड आयन के साथ, लेकिन क्लास बी मेटल स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी सल्फाइड आयन के साथ। तो जनरली की अगर बात करें, जितना छोटा साइज होगा हायर, उतना ही ज़्यादा क्या है स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, लाइक H पॉजिटिव, ठीक है। तो जितना छोटा साइज, सॉरी H पॉजिटिव हम लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन फॉर्म करेगा, फ्लोरीन फॉर्म करता है, क्योंकि स्मॉलर साइज है, तो क्या है हायर स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फॉर्म होगा। लेकिन जब हम क्लास ए क्लास बी की बात करते हैं, तो दोनों की प्रेफरेंस क्या हो जाती है, यहाँ पर अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया साइज ऑफ लिगेंड का। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, चिलेट इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो आप इतना अच्छे से कर लीजिए और बाकी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।